जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित तथा लोगों के कल्याण के लिए कार्य करें। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि ये लोग जो पद धारण करने वाले मंत्री होते हैं, इनका चरित्र और आचरण कभी भी संदेह के घेरे में ना आए, यानी कि वो हमेशा संदेह से परे हो। लेकिन हाल के वर्षों में बहुत सारे ऐसे मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वे लोग गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों को फेस कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब अरेस्ट होते हैं तब वह संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों और सुशासन के नियमों को बाधित कर सकता है। और शायद यही रीज़न रहा होगा गवर्नमेंट को, जिसके कारण गवर्नमेंट ये 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस कर रही है। अभी तक टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये 107th अमेंडमेंट माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। जी हाँ, आर्टिकल 368 जो है वो पावर देती है पार्लियामेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। आर्टिकल 368 क्या कहता है? एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल for the purpose in either house of the parliament, and when the bill is passed in each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting, it shall be presented to the president, who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall stand amended in accordance with the terms of the bill। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से पहले बिल को इनिशिएट करना पड़ता है किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करके, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और वहाँ पर 2/3 ऑफ मेजोरिटी यानी कि 2/3 मेजोरिटी से वहाँ से पास होने के बाद ये बिल आता है प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट का एसेंट होने के बाद ये बिल माना जाता है कि पास हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड माना जाता है। ठीक है, तो हम इस 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है उसको बारीकी से समझते हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट एक्ट 2025। इट शैल come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। यानी कि फोर्स में कब से माना जाएगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में इसको अपॉइंट करेगी तब से ये माना जाएगा। ये 130th बिल जब पास हो जाएगा तो ये कौन सा अमेंडमेंट कहलाएगा संविधान का? 107th अमेंडमेंट कहलाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जब ये बिल पास हो जाएगा। अभी तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सबसे पहला अमेंडमेंट ये करेगा आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 को हम थोड़ा मोटा मोटी तौर पर समझ लेते हैं। आर्टिकल 75 क्या डील करता है? आर्टिकल 75 डील करता है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट, उसके जो मिनिस्टर्स है उसके अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, यानी कि जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है प्राइम मिनिस्टर को, उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो टोटल 15% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, यानी कि उनका जो कैपेसिटी होगा, यानी कि जो लोकसभा का टोटल मेंबर्स है उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए। और जो मिनिस्टर्स होंगे वो ऑफिस कब तक सर्व करेंगे? एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफिस को सर्व करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी तौर पर हमने आर्टिकल 75 को समझा। अब ये बिल आर्टिकल 75 में क्या अमेंडमेंट कर रही है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली 5A, a minister who for any period of 30
consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody on allegation of committing an offence under any law for the time being in force, which is punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or more, shall be removed from his office by the President on the advice of the Prime Minister, to be tendered by the 31st day after being taken in such custody। यानी कि कोई भी मिनिस्टर अगर अरेस्ट होता है, लगातार 30 दिनों तक वो कस्टडी में रहता है, 30 कंसेक्यूटिव डेज तक अगर वो कस्टडी में रहता है, तब उसको प्रेसिडेंट उसके पोस्ट से रिमूव कर देंगे। यानी कि कौन से ऑफेंस में? अगर कोई मिनिस्टर एक ऐसे ऑफेंस में जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स और उससे ज़्यादा हो, ऐसे ऑफेंस में अगर वो लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहता है तो उसका जो पोस्ट है वो नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे। यानी कि 31st डे जब भी आएगा उस दिन उसको रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। Provided that if the advice of the Prime Minister for the removal of such minister is not tendered to the President by the 31st day, he shall cease to be a minister with effect from the day following thereafter। दूसरा क्या कहता है? Provided further that in case of the Prime Minister who for any period of 30 consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody on allegation of committing an offence under any law for the time being in force, which is punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or more, shall tender his resignation by the 31st day after such arrest and detention, and if he does not tender his resignation, he shall cease to be Prime Minister with effect from the day following thereafter। यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री भी किसी ऑफेंस में लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहते हैं, ऐसे ऑफेंस में जिसकी सज़ा 5 साल तक हो या 5 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट हो, ऐसे ऑफेंस में वो लगातार 30 दिनों तक कंसेक्यूटिवली लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहते हैं, तो 31वें दिन वो अपना जो रेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट को सौंप देंगे। ठीक है, शैल टेंडर इज रेजिग्नेशन बाय द 31st डे आफ्टर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। और अगर वो अपना रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तब भी उनको प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो सीज हो जाएगा, यानी कि नहीं माना जाएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ऑटोमेटिकली उनको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा चुका है 31वें दिन से। आर्टिकल 164 दूसरा अमेंडमेंट किस में करता है ये बिल? आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 164 को हम मोटा मोटी तौर पे थोड़ा समझ लेते हैं। आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ही करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और इन द सेम वे ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स का भी जो मिनिस्टर्स का कैपेसिटी होता है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स से 15% से ज़्यादा उसका जो कैपेसिटी है नहीं होना चाहिए। यानी कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये बिल क्या अमेंडमेंट करता है 164 में देख लेते हैं। इन आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 4 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली 4A, a minister who for any period of 30 consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody on allegation of committing an offence under any law for the time being in force, which is punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or more, shall be removed from his office by the governor on the advice of the chief minister, to be tendered by the 31st day after being taken into such custody। यानी कि जो आर्टिकल 75 में जो अमेंडमेंट कर रहा था ये बिल, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 164 में भी कर रहा है कि अगर लगातार 30 दिनों तक कोई भी मिनिस्टर कंसेक्यूटिवली 30 दिनों तक किसी ऐसे ऑफेंस में कस्टडी में है जिसका इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक हो या 5 साल से ज़्यादा हो, तो 31वें दिन उसको उसके पोस्ट से प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के संदर्भ में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपनाई गई है इस बिल के द्वारा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ ए चीफ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 30 consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody on allegation of committing an offence under any law for the time being in force, which is punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or more, shall tender his resignation by the 31st day। यानी कि
अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी लगातार 30 दिनों तक किसी ऐसे ऑफेंस में जिसकी सज़ा 5 साल तक या 5 साल से ज़्यादा हो में कस्टडी में रहा है तो 31वें दिन वो अपना रेजिग्नेशन है गवर्नर को सौंप देगा। अगर वो गवर्नर को रेजिग्नेशन अपना नहीं सौंपता है तो 31वें दिन उसको गवर्नर के द्वारा उसका जो पोस्ट है सीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये लास्टली ये जो बिल है अमेंड करती है आर्टिकल 239AA, यानी कि तीसरा अमेंडमेंट ये बिल कर रही है आर्टिकल 239AA में। आर्टिकल 239AA जिसको संविधान के 69th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था इन द ईयर 1991, जो कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देती है। दूसरे आर्टिकल्स की तरह इसमें भी वही प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहते हैं एक ऐसे ऑफेंस में जिसका सज़ा 5 साल तक है या 5 साल से ज़्यादा है तो उनको उनके पोस्ट से हटाया। और इस बिल में ये भी प्रावधान दिए गए हैं कि अगर वो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर 30 दिन के बाद कस्टडी से रिलीज़ होकर के आता है तो उसके अपॉइंटमेंट में फिर से उसी पोस्ट पर उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। उसमें कोई ऐसा बार नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिमूवल होने के बाद वो फिर से मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। उसका फिर से उसी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो सकता है, ऐसा कोई बार नहीं है। तो इस तरह से हमने समझा इस बिल को डिटेल्स में। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।